आज का अपना टॉपिक है बेटा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं किससे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। आपको बेटा मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बताया था पहले। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तो जब एक पर्टिकुलर डीएनए एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जब भी कोई आर्टिकल एक से ज़्यादा फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया? एक से ज़्यादा फॉर्म या स्ट्रक्चर का होना। एक से ज़्यादा फॉर्म या स्ट्रक्चर का होना वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो डीएनए जो होता है उसके अपने को अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें कभी रिपीटेटिव डीएनए होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ डीएनए होता है। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके एक से ज़्यादा फॉर्म का होना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ more than one form of structure is called पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म या स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस होना वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर अपन डीएनए के केस में बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म is the occurrence of different forms of repetitive DNA, single nucleotide, and RFL। RFL का फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क का बोर्ड में भी, RFL रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। ठीक है, तो जब भी ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कि अपन ने क्या बोला? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द ऑक्यूरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएफएल। इनके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें जनरली क्या होता है कि या तो एक नाइट्रोजनस बेस या अपन एक बात करें एक न्यूक्लियोटाइड। तो अगर अपन बात करते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज अगर हुआ है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम के अंदर, ह्यूमन का जो जितना भी जीनोम है, जीनोम जानते हैं क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है दैट इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोम। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी अगर अपन चेंज देखते हैं तो वो करीब 1330 बेस पेयर के बाद देखने को मिलता है ह्यूमन के अंदर, कि 300 बेसेस अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज आएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ए चेंज in single nucleotide is founded in human genome every about बेसिस। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है बेटा ये।
ठीक है, इसमें ध्यान रखना। ए चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर जो न्यूक्लियोटाइड को अपन अरेंज करेंगे तो उसके अंदर जो चेंज आएगा, तो सिंगल चेंज जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आएगा वो ह्यूमन जीनोम के अंदर हर 1330 बेस पेयर के बाद अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं SNP की, SNP, ठीक है, SNP की अगर अपन बात करते हैं तो SNP की अगर अपन बात करते हैं तो SNP का मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP का मतलब क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। SNP इम्पोर्टेंट है बेटा। SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज SNP। ठीक है, अब जनरली अगर अपन देखते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड जो है वो अलग अलग फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो जितने भी ह्यूमन के अंदर अपन जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं वो सब जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? SNP जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी जेनेटिक वेरिएशन अपन ह्यूमंस के अंदर देखते हैं, अपन सब जो एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इट इज responsible for most of genetic variation in human beings। ठीक है, और अगर अपन इनके नंबर देखें तो ये करीब 10 मिलियन के आसपास आते हैं। ठीक है, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इसका अगर अपन नंबर देखने जाएंगे तो इसका नंबर अप्रॉक्स 10 मिलियन के आसपास आता है। कितना आता है बेटा? 10 मिलियन के आसपास इसका नंबर आता है। ठीक है, अब अगर अपन RFLP की बात करते हैं, भाई रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP की अगर अपन बात करते हैं तो RFL और RFLP सेम है। वहाँ पे मैंने पिछले शायद P लगाना भूल गया था बेटा, वो ध्यान रखिएगा, दैट इज़ RFLP। ठीक है, तो RFLP का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो भी चेंज आएगा और चेंज आने के कारण जो भी फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होगा उस फ्रेगमेंट को जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करेंगे और कट करके जो टुकड़ा बनाएंगे उसको अपन बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जनरली क्या होता है बेटा, अपन मॉलिकुलर जेनेटिक्स की जब अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं DNA का एक पर्टिकुलर टुकड़ा। अब वो टुकड़ा कैसे काटेंगे? कोई कैंची से तो काटेंगे नहीं, तो उसको कट करने के लिए अपने पास में एंजाइम्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टुकड़ा जो हम प्रोड्यूस करेंगे कट लगा के, तो कट लगाने के लिए उसके अंदर क्या लगेगा अपने को? एंजाइम। और उस एंजाइम की मदद से जो कट होके जो DNA का टुकड़ा बनता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो अपन बोल सकते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें बोल सकते हैं change in pattern of fragment produced by cleavage with restriction enzyme is called
restriction fragment length पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो चेंज इन द पैटर्न ऑफ फ्रैगमेंट, जो फ्रैगमेंट है, जो टुकड़ा है, उसके पैटर्न में जो चेंज आएगा, चेंज इन द पैटर्न ऑफ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस बाय क्लीवेज, कट करने के द्वारा। किससे कट करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। उसको अपन क्या बोलेंगे? टुकड़े को रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगा? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बेटे, इसी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो अपने को देखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ डीएनए। भैया अपन ने डीएनए की बात की, तो भाई डीएनए का फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो कॉमन फंक्शन जो सारे आप लोगों को मालूम भी है, भाई हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए जो है वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूटेशन होता है इसके अंदर, ऑटो कैटेलिटिक होता है, हेट्रोकैटेलिटिक होता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जीन थेरेपी को कंट्रोल करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर जनरल ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे कि यार फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है, तो केवल एक फंक्शन नहीं है डीएनए का, डीएनए का बहुत सारे फंक्शन है। तो इसमें से एक पहला फंक्शन है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी ये आपको मालूम है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड या कोडॉन। जो भी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास में है वो अगली जनरेशन को बेटा जो ट्रांसफ़र करता है उसको बोलते हैं अपन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। सेकंड आता है बेटा, इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को? वेरिएशन। जो भी चेंज आएगा, आज अपन जो इवोल्यूशन देख रहे हैं वो किसके कारण है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। और इसी का एक रीज़न में आता है दैट इज़ म्यूटेशन। ठीक है, सडन चेंज जो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद डीएनए का फंक्शन होता है ऑटो कैटेलिटिक। ऑटो कैटेलिटिक मतलब डीएनए जो होता है वो अपनी खुद की बहुत सारी कॉपी बना लेता है, ये ध्यान रखना। डीएनए इज एबल टू फॉर्म इट्स कॉपीज। डीएनए खुद जो है अपनी कॉपी बना लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑटो कैटेलिटिक। हेट्रोकैटेलिटिक हेट्रोकैटेलिटिक का मतलब क्या होगा? हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो दूसरों की कॉपी बनाने में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा, दैट इज हेट्रोकैटेलिटिक। फिर डीएनए बेसिकली न्यूक्लियस क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस क्या करता है? जितना है मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा। जीन थेरेपी ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इमर्जिंग ब्रांच होगी बेटा, जीन थेरेपी, क्योंकि जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं उन जेनेटिकल डिसऑर्डर को अगर सही करना है तो जीन थेरेपी की मदद से कर सकते हैं। फिर एक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर अपन बात करते हैं तो जितने भी केसेस होते हैं जिनके अंदर कंट्रोवर्सी होती है, क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे अपन क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हुए बेटा? डीएनए के फंक्शंस हुए। तो ये सारे के सारे जो डीएनए के फंक्शन अपन देख रहे हैं, जिसके अंदर वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन आ गया, ऑटोकैटेलिटिक आ गया, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, हेट्रोकैटेलिटिक, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब को अगर हम देखते हैं तो ये सब बेसिकली क्या है कि जो डीएनए है ये उसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला आता है हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए। हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए। व्हाट द मीनिंग ऑफ हॉट स्पॉट? जैसे अपन बोलते हैं कि हॉट स्पॉट की अगर अपन बात करते हैं कि इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपने 10th क्लास के अंदर इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे हॉट स्पॉट, जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट।
ठीक है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर अगर अपन देखते हैं कि हॉट स्पॉट बना हुआ है, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज पेशेंट की कोरोना के मिलने की ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही हॉट स्पॉट डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन की ज़्यादा मिलती है, कि वहाँ पे ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, वहाँ पे ज़्यादा म्यूटेशन होगा, उसको अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन दोनों की रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो कहलाता है हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए। तो अपन बोल सकते हैं साइट्स वेयर frequency of mutation and crossing over is high, ठीक है। ऐसी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज़्यादा मिलेगा बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए। हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की म्यूटेशन की ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए। क्या कहलाता है बेटा, वो हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इस हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए में अपने को ये मालूम पड़ गया कि यार वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट ऑफ डीएनए। तो ये कुछ बेसारी चीज़ें थी जो किससे रिलेटेड थी बेटा, डीएनए से। अब एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर अपन नीट के पर्पज़ से देखें तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी के नाम से आता है। तो अपन यहाँ हेडिंग डालते हैं सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। तो जब भी अपन सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपन सेंट्रल डोगमा का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, सेंट्रल डोगमा का यहाँ पे अगर अपन मतलब निकालने जाएंगे तो मतलब क्या होता है, सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, वन वे इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपको शायद बार बार बताया भी है मैंने 11th क्लास के अंदर भी, कि जो डीएनए है, डीएनए से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए आएगी, और एमआरएनए के पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उससे वो क्या करेगा बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये जनरल बातें हैं, ठीक। डीएनए से एमआरएनए को बनने को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए के पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो मैसेज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, है ना, और फिर एमआरएनए क्या बनाएगा, उससे प्रोटीन बनाएगा। तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा, फ्लो हो रही है। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन किससे बनेगा, ये अमाइनो एसिड से बनेगा, और अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कौन है, कोडोन। तो जो कोडोन कोड करेगा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, और जब अमाइनो एसिड कंबाइन होगा तब जाके क्या बनेगी, प्रोटीन। तो जो इन्फॉर्मेशन फाइनली बनाना क्या, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये एक ही डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल या वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, और फिर उससे एमआरएनए की कॉपी बनती है, और फिर उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें भाई सेंट्रल डोगमा या मॉलिकुलर बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या बोलता है, तो इट स्टेट्स दैट सेंट्रल डोगमा ऑफ स्टेट्स दैट there is one way, या अपन इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बेटे, वन वे और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ
information from master copy DNA to working copy RNA and from RNA to build पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मतलब ये क्या बोलता है, ये बोलता है क्या डीएनए के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आरएनए के पास जाएगी, दैट इज एमआरएनए, और फिर एमआरएनए उसके हिसाब से क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को फॉर्म करेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक क्वेश्चन आता है क्या, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने प्रपोज किया था? तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। ठीक है, ध्यान रखना, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ molecular biology was proposed by क्रिक। ठीक है, किसने प्रपोज किया था बेटा इसको? क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, ये इम्पोर्टेंट है। अब अपने को ये मालूम है कि डीएनए जो आ रहा है, फाइनली वो डीएनए कहाँ से आ रहा है? डीएनए से ही आ रहा है। तो डीएनए किससे बनकर आ रहा है? डीएनए से ही आ रहा है। फिर वो डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर उस एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को बनता है। तो अपन सेंट्रल डॉग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा इज ऑल्सो written as पेरेंट का डीएनए था, उससे इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में आई, इस डीएनए ने एमआरएनए बनाया और इसी एमआरएनए ने पॉलीपेप्टाइड बनाया। ठीक है, मतलब डीएनए से डीएनए बना और डीएनए से फिर एमआरएनए बना और फिर एमआरएनए से क्या बना बेटा, पॉलीपेप्टाइड बना। अब इसमें एक चीज़ अपने को जो ध्यान में देना है, जो क्वेश्चन जनरली वो पूछता है कि यार इस सेंट्रल डॉग्मा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो 4 लेटर लैंग्वेज। 4 लेटर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 बेसेस हैं। इन चारों बेसेस के फॉर्म में क्या होगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी, क्योंकि 3-3 के बेटा कोड बनेंगे। अब अपन 4 लेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थाइमिन की जगह पे यूरासिल भी आ जाएगा। ठीक है, तो भाई एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस है और आरएनए अगर होगा तो थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इन 4 ही लेटर्स के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं, इन दिस डॉग्मा ऑफ molecular biology, information stored in form of 4 letter language of डीएनए। ठीक है, और फिर यही डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके पास में जाएगी, ट्रांसफर होके आरएनए के पास में जाएगी। लेकिन जब ये आरएनए के पास में जाएगी ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये डीएनए से जब इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास जाएगी, एमआरएनए के पास जाएगी, तो छोटा सा बेटा यहाँ पे चेंज आएगा। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। ठीक है,
समझ में आया बेटा? तो सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है? तो सेंट्रल डोगमा ये बोलता है कि यार इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। मास्टर कॉपी जो डीएनए होता है उससे वर्किंग कॉपी आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड को बनाता है। और ये बात किसने बोली थी? क्रिक ने बोली थी। सेंट्रल डोगमा को हम कैसे और लिख सकते हैं? हम सेंट्रल डोगमा को लिख सकते हैं क्या? डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना। इसके अंदर अपन ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अपने को मालूम है कि जो डीएनए आया है वो इनिशियली किसी एक डीएनए से कॉपी बनकर आया है। तो डीएनए से डीएनए का बनना, फिर डीएनए से फिर एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉमनर। ठीक है, कॉमनर ने क्या बोला था कि यार इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो सर्कुलर होती है। कॉमनर ने क्या बोला था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के एक सर्कल होता है। तो कॉमनर सजेस्टेड सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉमनर ने क्या बोल दिया? कॉमनर ने ये बोला कि यार जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होगी। किसके फॉर्म में फ्लो होगी? सर्कुलर फॉर्म में वो फ्लो होगी। तो जब अपन सर्कुलर फॉर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटे? सर्कुलर फॉर्म की। क्या सर्कुलर फॉर्म में कैसे फ्लो होगी? तो जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी वो कैसे हो जाएगी? वो इस टाइप से होगी कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए से बनेगा आरएनए, फिर इस आरएनए से बनेगा पॉलीपेप्टाइड, और फिर इस पॉलीपेप्टाइड से बनेगा आरएनए, और फिर इस आरएनए से बनेगा डीएनए। ठीक है, तो कॉमनर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बेसिकली अपने को ये बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलर फॉर्म में भी क्या होती है? फ्लो करती है। किसके फॉर्म में करती है? सर्कुलर फॉर्म में भी क्या करती है? फ्लो करती है। तो इसमें एक चीज़ और है, यहाँ से 1970 में दो साइंटिस्ट थे, टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था रेट्रोवायरस, जिस वायरस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, 1970 में टेमिन और बाल्टीमोर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था कि वायरस जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम था उसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे आपने एड्स के अंदर देखा होगा, नॉर्मली क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसको रिवर्स कर देता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, और फिर डीएनए से क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, फिर एमआरएनए से क्या बनाता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ना उसको रिवर्स फॉर्म में लेके जाता है। पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ये रिवर्स फॉर्म में लेके जाता है। तो अगर ये जो अपन ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अपन ने जो देखा कि भाई देयर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर अपन बात करेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन और यहाँ पे आरएनए जो होगा वो कंट्रोल करेगा डीएनए का एक्सप्रेशन। कि डीएनए क्या एक्सप्रेस करेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा? आरएनए। तो 1970 में इन 1970 टेमिन एंड बाल्टीमोर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। टेमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर रेट्रोवायरस। ठीक है, ध्यान रखना, क्या डिस्कवर किया था इन्होंने बेटा? रेट्रोवायरस। अब इस रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए एज ए
जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये वायरस जो होता है रेट्रोवायरस, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, दिस वायरस प्रोड्यूस्ड एन enzyme called reverse ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम का ये क्या करता है बेटा? एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस करता है। और यही जो एंजाइम है ये सेंट्रल डोग्मा को रिवर्स फॉर्म में क्या करता है? परफॉर्म करा देता है। जो सेंट्रल डोग्मा है भाई, डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो ये उस पर्टिकुलर डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है ना, उसको बेटा ये रिवर्स फॉर्म में क्या कर देता है? परफॉर्म करा देता है। तो दिस एंजाइम perform the central dogma reverse by synthesizing DNA over template of जेनेटिक आरएनए। मतलब आरएनए की मदद से क्या बनाएगा ये? डीएनए। क्या बनाएगा? डीएनए। और फिर जो डीएनए बनेगा वो एमआरएनए बनाएगा, और फिर वो जो एमआरएनए होगा, मतलब इस वायरस के पास में खुद का क्या है बेटा? आरएनए। वो अपने आरएनए की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से पहले डीएनए बनाएगा, और फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और फिर एमआरएनए से क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। मतलब इस वायरस के पास में क्या बैठा हुआ? जेनेटिक मटेरियल आरएनए। इस आरएनए और साथ में कौन सा एंजाइम लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या बनेगा? आरएनए से डीएनए, और फिर डीएनए से क्या बनेगा बेटे? एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। मतलब यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। उस आरएनए की मदद से क्या बना दिया इसने? डीएनए। फिर इस डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए। और फिर इस आरएनए से क्या बना? पॉलीपेप्टाइड। क्या बना? पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, नॉर्मल केस में क्या हो रहा था हमारे अंदर? नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये डीएनए है ना, तो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन इस भाई ने क्या करा? भाई इसने क्या करा, जो डीएनए था उस डीएनए की बजाय जो उसका जेनेटिक मटेरियल खुद का था आरएनए, उसने अपने आरएनए से क्या बनाया? डीएनए बनाया। और फिर उस डीएनए से क्या बनाया? उसने एमआरएनए बनाया। और उस एमआरएनए से क्या बनाया बेटा? उसने पॉलीपेप्टाइड बनाई। तो डीएनए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। इसके आरएनए से इसने क्या बनाया? डीएनए। आरएनए से क्या बना दिया इसने? डीएनए बना दिया। हमारे अंदर डीएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है। इसने उल्टा कर दिया, आरएनए की मदद से क्या बना दिया इसने? डीएनए बना दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNA from RNA is called reverse
ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। डीएनए से, डीएनए का बनना किससे? आरएनए से। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या बेटा इसको बोला जाता है टेमिनिज्म। टेमिनिज्म के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टेमिनिज्म क्या होता है। तो टेमिन और बाल्टीमोर ने बेसिकली क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसी के नाम पे इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। जो एड्स का वायरस होता है, ठीक है, एड्स का वायरस कौन होता है? HIV वायरस, वो एक रिट्रोवायरस है। वो यही प्रोसेस को परफॉर्म करता है कि वो खुद आरएनए होता है और फिर उस आरएनए से वो डीएनए को सिंथेसाइज करता है। तो जो एड्स का वायरस है दैट इज HIV वायरस, है ना, तो अपन बोल सकते हैं एड्स वायरस दैट इज HIV वायरस। HIV इज ए रिट्रो वायरस। क्या होता है ये? रिट्रोवायरस। तो अगर ये रिट्रोवायरस है तो ये क्या करेगा बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। और कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, समझ में आया? कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए से आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनसे आरएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। लेकिन ये रिट्रोवायरस कैसा है? ये रिट्रोवायरस रिवर्स काम कर रहा है। ये बेटा क्या कर रहा है? ये आरएनए से डीएनए बना रहा है, फिर उस डीएनए से एमआरएनए बना रहा है, और फिर उस एमआरएनए से क्या बना रहा है? पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। इसको बोलते हैं अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो किसने दिया था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। या इसको अपन टेमिनिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? टेमिनिज्म भी बोल सकते हैं। तो जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, जो क्रिक ने दिया था, तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसने क्या बोला था कि देयर इज ए यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें तो इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? वेरी होती जा रही है। वो सर्कुलर फ्लो में आ गई। ठीक है, सर्कुलर में आ गई मतलब उसमें क्या हो गया बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया उसके अंदर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसके अंदर हो गया। ठीक है, अब अगर अपन देखते हैं तो अगला टॉपिक आता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपन बोलते हैं बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, अब यार डीएनए जो है इसकी अगर अपन पैकेजिंग की बात करते हैं तो अपने को ये मालूम है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना? कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। एक डीएनए को अगर अपन देखें तो वो 2.2 मीटर का होता है। मतलब अगर अपन टोटल डीएनए हेलिक्स को देखें तो कितने का होगा? 2.2 मीटर का होगा। कैसे होगा? देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है। अपने को ये मालूम है कि एक नाइट्रोजनस, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी है? या अगर इसको नैनोमीटर में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक डिस्टेंस होती है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। क्योंकि अपने को मालूम है पिच ऑफ द हेलिक्स कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर अपन इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक है, और अपन ह्यूमन के अंदर बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? ठीक है, तो अगर अपन देखेंगे 6.4 × 10⁹ बेस पेयर लॉन्ग डीएनए होता है ह्यूमन का। कितना होता है? अगर अपन टोटल बेस पेयर देखेंगे तो कितना होगा बेटा? टोटल बेस पेयर इन ह्यूमन, किसके अंदर देखेंगे? ह्यूमन के अंदर, तो ये होगा बेटा 6.4 × 10⁹। ठीक है,
6.4 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अब एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 0.34 नैनोमीटर इंटू 6.4 इंटू 10⁹, तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर। कितना आएगा बेटा 2.2 मीटर आ जाएगा। और वहीं पे अगर अपन ई कोलाई के अंदर बात करते हैं तो उसके बेस पेयर की संख्या कितनी होती है 4.6 इंटू 10⁶, तो उसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ अपन बोल रहे हैं डीएनए हेलिक्स की, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की जब अपन बात करते हैं तो इस पैकेजिंग के अंदर अगर अपन देखेंगे तो टोटल बेस पेयर कितने होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल बेस पेयर कितने होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके हिसाब से क्या करते हैं अपन पैकेजिंग को डिसाइड करते हैं।